सीडी रेशियो, बैंकों की जो पूंजी जमा हुई है उसमें से कितना पैसा यहां के यूथ को, यहां के उद्यमियों को लोन के रूप में मिला है, जो पहले सत्र में मात्र 46% था, आज ये बढ़कर के लगभग 55% से अधिक हो रहा है, 55% क्रॉस कर रहा है। महोदय, 17 से 22 के बीच में 9,52,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी वितरित हुआ है। यानी एक वह तस्वीर सबके सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की उन नौजवानों की आकांक्षाओं को पूर्ति करने का माध्यम कैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं बन रही हैं, उसकी एक झलक ये प्रस्तुत करता है। ये रोजगार का सृजन करता है, यूथ के मन में एक विश्वास भरता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करता है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, राज्य की श्रम शक्ति का सम्मान करता है और अर्थव्यवस्था में भी संतुलन लाने का कार्य करता है। भविष्य में और अधिक उत्पादन करने की क्षमता की भी आपके पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज ये प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है और उसी के लिए आज हम लोगों ने, जब यहां पे चर्चा हुई, कि चर्चा होने लग गई कि आखिर कैसे इस 1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। उन्नीस की घटना है, जब भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। पहली बैठक थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना जो भाषण दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। उन्होंने उस समय कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इति को लेकर नहीं, अथ को लेकर के चिंता होनी चाहिए। अर्थात लक्ष्य साफ है, प्रश्न है उसे पाने के लिए शुरुआत कैसे करें। इति को नहीं बल्कि अथ को लेकर के चिंता होनी चाहिए, यानी शुरुआत कैसे होनी है। शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा आएगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देखता है, अपार श्रद्धा का भाव रखता है। और जो बात उस समय कही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में कि क्या भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश कैसे इस भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर भारत को बनना है तो क्या उत्तर प्रदेश को अपनी आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। आज हमारा योगदान क्या है, हर 16-17वां व्यक्ति देश का हर उत्तर प्रदेश में है। साढ़े पांच से लेकर 6.5 व्यक्ति, यानी में से एक व्यक्ति, एक पौवा भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। लेकिन क्या उतना कंट्रीब्यूशन हमारा है? भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान अभी तक मात्र 8% है। इसको बढ़ा के 16 से 20% तक पहुंचाना है। और उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चला है ये होगा, है संभावना यूपी के अंदर।
और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। नेता विरोधी दल तो कल इसी पे प्रश्न लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, क्या यह संभव हो पाएगा? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है? और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। देश का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। अगर दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे अच्छा यूथ भारत के पास है, तो भारत में वह क्षमता यूपी के पास है। यूपी सबसे अच्छा यूथ भी रखता है, सबसे बड़ा श्रम बाजार भी है और युवा शक्ति को भी रखता है। एमएसएमई 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। कनेक्टिविटी यूपी की, रोड कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे, यह हर प्रकार की कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश के पास है। मैं तो कल मैं सोच रहा था कि नेता विरोधी दल ये ना बोल लें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम बना रहे हैं या हमने शुरू कर ली थी। खैर, हो सकता है भूल गए हों, अगले भाषण में फिर बोल भी लेंगे। लेकिन 16,000 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क यूपी के पास और फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। संभावना यूपी के पास है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच, अभी 13 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भी किया। उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, व्यापक संभावनाएं हैं और इसलिए हम इस बात को मान सकते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5T का मंत्र दिया, टैलेंट, ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, इसको प्रदेश के अंदर विस्तार दिया जा रहा है। हर एक फील्ड में देख रहे हैं। अब केवल उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे ही नहीं, हाईवे भी है। ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण करके सभी स्कूल कॉलेजेस को भी इन सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। इसमें तो हर एक को खुश होना चाहिए। हमारे पास स्केल भी है और स्किल भी है। अब 6 वर्ष में स्पीड भी बढ़ी है। यह भी उत्तर प्रदेश के पास है। महोदय, प्रदेश के इस पोटेंशियल का लाभ उत्तर प्रदेश को कैसे प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के माध्यम से देश को कैसे प्राप्त हो, इन सब पर ध्यान देने के लिए ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। और मैं बार बार कहता हूं, देश की कृषि योग्य भूमि में से 11 से 12% हमारे पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन 19 से 20% यूपी करता है देश के लिए। अगर ये कर सकता है, और मेरा मानना है अब इसमें 3 गुना अधिक क्षमता है,
इसको और 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर, राजघाट, रामनगर में, प्रयागराज में भी टर्मिनल बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फ्लोटिंग टर्मिनल आदि बनने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है, जिससे यहां के उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में हम एक व्यवस्था दे सकें। दादरी में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और बोड़ाकी में भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ये विकसित किया जा रहा है। वाराणसी में 100 एकड़ भूमि में फ्रेट विलेज विकसित किया जा रहा है और प्रदेश के अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में यह कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की इन सभी क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसमें हम लोगों ने महोदय 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिस पे लगातार कार्य चल रहा है। मैं तो चाहता था इस सदन में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं जानता था कि हमारे सहयोगी दलों के लोग तो आएंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर जब चर्चा हुई थी तब समाजवादी पार्टी सदन से वॉकआउट करके भाग गई थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गरीबी का सर्वथा उन्मूलन, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, अन्नदाता किसानों का उत्थान, मातृशक्ति को मिले सुरक्षा की गारंटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी मुद्दों को लेकर के थी। 36 घंटे तक इस सदन में चर्चा हुई, लेकिन शिवपाल जी को छोड़ करके बाकी सपा गायब थी और उनकी कभी कभी रुचि मुझे लगता है डेवलपमेंट पे है, लेकिन बाकी सपा गायब थी और इसलिए चुनाव में जनता ने उसको सफाया भी कर दिया। और महोदय 10 सेक्टर जो हमने चिन्हित किए, उत्तर प्रदेश किसी पोटेंशियल को ध्यान में रखकर किए। हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश उसे अचीव करेगा। जो टारगेट तय किए गए हैं अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कोविड कालखंड ने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, हमारी स्पीड को भी बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे फिर भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इसमें पहला सेक्टर है कृषि का। कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य,